नेक्स्ट हेडिंग हम लोग जेनेटिक डिसऑर्डर, और ये पार्ट 4 जो है, और इस चैप्टर का जो है लास्ट पार्ट है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का। 3 पार्ट में हमने वीडियो अपलोड कर दिया है, उसको आप लोग देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जेनेटिक डिसऑर्डर यानी कि जीन्स में परिवर्तन के कारण, चेंजिंग के कारण जो एबनॉर्मलिटीज उत्पन्न होती है उसी को जेनेटिक डिसऑर्डर कहते हैं। और ये जेनेटिक डिसऑर्डर को हम 2 ग्रुप में बांटते हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर उसको कहते हैं जब हमारे जीन में, माने 1 या 2 वो एक जीन में जो है वो बदलाव हो जाने से, चेंजिंग हो जाने से परिवर्तन होता है, तो उसको मेंडेलियन डिसऑर्डर कहते हैं। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जो है वो जब क्रोमोसोम की संख्या जो है बढ़ जाए या घट जाए, इसके कारण जो सिंड्रोम होता है उसको क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कहते हैं। और ऐसा क्रोमोसोम के नॉन डिसजंक्शन से होता है, यानी जो होमोलॉगस क्रोमोसोम होते हैं वो एनाफेज स्टेज में एक दूसरे से अलग होने के बजाय साथ साथ चले जाते हैं। इस घटना को नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम कहते हैं। और इसके नाते जो है ये क्रोमोसोम की संख्या में बढ़ोतरी या घटोतरी हो जाती है, बढ़ जाता है या घट जाता है, जिसको एनुपोलाइडी कहते हैं, हम पहले समझा चुके हैं। तो इसके नाते डाउन सिंड्रोम, क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम होता है। और मेंडेलियन डिसऑर्डर के कारण जो है, जो जीन में जो है बदलाव होने से, जो है जीन के जो है म्यूटेशन होने से होता है, तो कलर ब्लाइंडनेस है, हीमोफीलिया है, सिकल सेल एनीमिया है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, फेनाइल कीटोन्यूरिया है और थैलेसेमिया। अब एक एक करके पहले मेंडेलियन डिसऑर्डर के बारे में हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद से क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के बारे में डिस्कस करेंगे। कलर ब्लाइंडनेस, जिस व्यक्ति को यह डिसऑर्डर होता है कलर ब्लाइंडनेस, वो रेड और ग्रीन कलर में डिफ्रेंसिएशन नहीं कर पाता है, अंतर नहीं कर पाता है। इसे हम डाल्टनिज्म या प्रोटॉन दोष भी कहते हैं, प्रोटोनिज्म भी कहते हैं। और ऐसे लोगों को पायलट की नौकरी नहीं दी जाती है क्योंकि वो रेड और ग्रीन कलर को पहचान नहीं पाते हैं। ये उनके रेड और ग्रीन जो कोन होते हैं उनमें डिफेक्ट आ जाने के कारण ऐसा होता है। और यह एक सेक्स लिंक्ड रिसेसिव कैरेक्टर है, जिसका जो है म्यूटेंट जीन सेक्स क्रोमोसोम पर स्थित होता है। यानी सेक्स लिंक्ड रिसेसिव कैरेक्टर है। इसमें वाई पर इसका कोई एलील नहीं होता है। एक्स, अगर पुरुष, इस जो मेल होते हैं वो ज़्यादा सफरिंग करते हैं फीमेल की कंपैरिजन, क्योंकि फीमेल इस रोग से तभी सफ़र करेगी जब वो होमोजाइगस कंडीशन में हो, यानी कि उसके दोनों एक्स क्रोमोसोम पर ये कलर ब्लाइंडनेस के जीन स्थित हों। ये सी हमने कलर ब्लाइंडनेस का जीन दिया है। और जो नॉर्मल जीन होता है वो डोमिनेंट होता है, इसका जो नॉर्मल जीन है वो डोमिनेंट होता है ये कलर ब्लाइंडनेस के रिसेसिव जीन पर। तो अगर इसके फीमेल के एक एक्स पर अगर जो ये रिसेसिव जीन है कलर ब्लाइंडनेस का, तो फीमेल इफेक्टेड नहीं होगी, बल्कि वो कैरियर का काम करेगी, कैरियर का जो है वो काम करेगी। यानी कि ये कैरेक्टर को अगली पीढ़ी में, नेक्स्ट जनरेशन में ले जाने का काम करेगी। लेकिन अगर मेल में
चूंकि एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है और मेल में अगर जो ये जीन आ गया रिसेसिव जीन, क्योंकि इसका जो नॉर्मल डोमिनेंट जीन है वो वाई पर इसका एलील नहीं होता है, तो मेल जो है एक ही एक्स पर होने से मेल जो है अफेक्टिव हो जाएगा, यानी कलर ब्लाइंड हो जाएगा, कलर ब्लाइंड हो जाएगा। अब इसके थोड़ा सा हम जो है वंशागत के बारे में, इनहेरिटेंस के बारे में देखें। सपोज कर लो एक ऐसा एग्जाम्पल है, आप लोग घर पर भी प्रैक्टिस कर लेंगे कि इसकी जो इनहेरिटेंस होता है वो फादर से उसके डॉटर में और डॉटर से फिर उसके सन में जाता है, जिग जैग होता है। तो यहां हम ले लेते हैं फादर जो है कलर ब्लाइंड है, कलर ब्लाइंड है, और मदर जो है इसकी, ये मदर नॉर्मल है। इसको नॉर्मल दिखा दो, तो इसके जो जीनिक संरचना होगी ये एक्स कलर ब्लाइंड है तो ऐसे होगा, और इसकी जीनिक संरचना जो है नॉर्मल है तो नॉर्मल होगा। अब इसमें जो है जो स्पर्म ये बनेंगे तो एक्स सी और वाई, और इसमें केवल एक ही तरह का बनेगा। ओवम जो है ये ओवम हो गया, ये स्पर्म हो गया। तो ये वाला स्पर्म इसको जो है फर्टिलाइज करता है। तो ये जो डॉटर होगी ये कैरियर का काम करेगी, कैरियर का काम करेगी, यानी रोग को नेक्स्ट जनरेशन में ले जाना। ये अफेक्टेड नहीं होगी, ये नॉर्मल साइट इसकी होगी, लेकिन ये इस रिसेसिव एलील को अगली पीढ़ी में पहुंचाने का, नेक्स्ट जनरेशन पहुंचाने का काम करेगी। तो ये डॉटर कैरियर होगी और जो सन होगा ये नॉर्मल होगा, ये नॉर्मल होगा। मैंने बताया था कि यह फादर से उसके पुत्री में, अब फिर इससे उसके पुत्र में जाएगा। देखो इफेक्टेड फादर का जो है पुत्र जो है, सन जो है वो नॉर्मल हो रहा है, यहाँ इसी नाते हमने दिखा दिया। अब अगर जो हम ले लें कि फादर को नॉर्मल कर दें, यहाँ फादर को जो है नॉर्मल कर दिया जाए, और मदर को हम वैसे जनरली मदर जो है वो फीमेल कलर ब्लाइंडनेस कम होती, क्योंकि जब तक दोनों बोथ एक्स पर जो इसके जो रिसेसिव जीन नहीं रहेंगे तब तक फीमेल इफेक्टेड नहीं होती है। तो मदर जो है इसका जो है कैरियर दिखा दो, यानी कि तो ये जो है इसके एक एक्स पर ये कलर ब्लाइंडनेस का जो है हमने दिखा दिया। अब इसमें ये नॉर्मल है तो ये दो तरह के तो स्पर्म ऐसे ही बनेंगे, एक एक्स वाला एक वाई वाला, और इसमें अब दो तरह के ओवम बनेगा। एक बन जाएगा ये एक्स सी वाला और एक बन जाएगा नॉर्मल एक्स वाला। अब यहाँ जो है अब ये वाला स्पर्म इसको किया तो ये जो डॉटर होगी नॉर्मल डॉटर होगी, नॉर्मल डॉटर, और ये वाला इससे तो ये जो है कैरियर डॉटर होगी, कैरियर डॉटर, और ये नॉर्मल सन, नॉर्मल सन, और ये
ये XC है, तो कलर ब्लाइंड सन। तो देखा तुम लोगों ने कि फादर जब कलर ब्लाइंड था तो उसका सन जो है नॉर्मल था, लेकिन उसकी डॉटर जो है कैरियर थी। अब उसी कैरियर डॉटर का अगर जो विवाह जो है नॉर्मल हस्बैंड से होता है, फादर नॉर्मल हो गया, तो उसकी जो 50% डॉटर होंगी, 50% डॉटर में 25% जो है नॉर्मल और 25% कैरियर। ट्वेंटी 25% कैरियर और 25% नॉर्मल, और जो 50% सन हैं उनमें 25% नॉर्मल और 25% कलर ब्लाइंड। तो ये अब समझ में आ गया होगा कि ये फादर से डॉटर में, डॉटर से फिर उसके सन में जाता है। तो यहाँ लड़का जो है वो फादर नॉर्मल होते हुए भी लगभग बॉयज में, सन में जो 50% सन है वो कलर ब्लाइंड हो जाएंगे, 50% सन नॉर्मल हो जाएंगे। जबकि टोटल गर्ल्स में जो डॉटर में 50% नॉर्मल और 50% कैरियर हो जाएंगे। तो इस तरह से इसकी जो है वो इनहेरिटेंस चलता है। अब नेक्स्ट हम हीमोफीलिया के बारे में अब ये दूसरा वाला जो हीमोफीलिया है, हीमोफीलिया भी सेक्स लिंक्ड रिसेसिव कैरेक्टर होता है। जैसे कलर ब्लाइंड, सेम चीज़ है, कलर ब्लाइंड का और हीमोफीलिया का सेम है, केवल कैरेक्टर ऑफ डिजीज अलग हो जाएगा। उसकी जो इनहेरिटेंस होता है सेम होता है, वो भी फादर से उसके डॉटर में और डॉटर से फिर उसके सन में। इस तरह से जो है इसका इनहेरिटेंस होता है। और ये डिजीज हीमोफीलिया का, इसको ब्लीडर डिजीज भी कहते हैं। इसमें शरीर का कोई ऑर्गन कट कर जाता है तो रक्त का क्लॉटिंग होता ही नहीं है, रक्त जो है वो बहता रहता है, फ्लो करता रहता है, इसीलिए इसको ब्लीडर डिजीज कहते हैं। इसका पता सबसे पहले इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया में पता चला था, इसलिए हीमोफीलिया को हम रॉयल डिजीज भी कहते हैं, शाही रोग कहा जाता है, रॉयल डिजीज कहा जाता है। इसमें होता क्या है कि जीन में म्यूटेशन, जो नॉर्मल जीन है उसमें म्यूटेशन हो जाता है, जिससे हीमोफीलिया रोग जो है डिजीज होता है। इसमें ब्लड क्लॉटिंग के लिए जो जिम्मेदार प्रोटीन होता है वह प्रोटीन कॉस्केट का निर्माण नहीं होने पाता है, जिससे कि ब्लड जो है क्लॉटिंग नहीं कर पाता है। अब इसके इनहेरिटेंस को हम देखें, सेम कलर ब्लाइंडनेस के तरह से ही है। अगर जो हम हीमोफीलिया को एच से ले लें और ये नॉर्मल, तो ये जो मेल होगा वो हीमोफीलिया से डिसऑर्डर होगा, ग्रसित होगा। और अगर ये कंडीशन है तो फीमेल कैरियर का काम करेगी, फीमेल कैरियर होगी। और अगर दोनों एक्स क्रोमोसोम पर है तो हीमोफीलिया, फीमेल हीमोफीलिया होगी, हीमोफीलिया। यानी कि इसमें भी, हीमोफीलिया में भी जैसे कलर ब्लाइंडनेस की तरह से मेल की संख्या ज़्यादा होगी इस डिजीज से, फीमेल की संख्या कम होगी। इसका मेन कारण यही है कि फीमेल तभी अफेक्टेड होगी
जब उसके दोनों एक्स क्रोमोसोम पर हीमोफीलिया के रिसेसिव जीन होंगे, और नहीं एक पर होंगे तो जो एक्स पर जो नॉर्मल जीन है वो इसको दबा देगा और फीमेल कैरियर का काम करेगी। चूंकि मेल में वाई पर इसका कोई नॉर्मल जीन होता नहीं है, इसलिए अगर एक ही एक्स पर ये हीमोफीलिया का जीन है, रिसेसिव जीन, तो मेल जो है अफेक्टेड हो जाएगा। इसकी जो इनहेरिटेंस वो सेम कलर ब्लाइंडनेस की तरह से फादर से डॉटर में और डॉटर से फिर उसके सन में, ये देख लिया जाए। ये फादर हीमोफीलिया और मदर नॉर्मल। तो इसमें एक ही तरह का ओवम बनेगा और ये स्पर्म हो गए XH और Y। ये वाला अगर जो ये स्पर्म है और ये ओवम है, तो अगर ये वाला स्पर्म इस ओवम को फर्टिलाइज करता है तो ये कैरियर डॉटर और सन जो है ये नॉर्मल सन, यानी कि अफेक्टेड फादर के जो सन होंगे वो नॉर्मल होंगे और जो उसका जो है हीमोफीलिया का जीन है वो डॉटर में जाएगा, वो कैरियर का काम करेगी। फिर इस डॉटर का किसी नॉर्मल जो है हस्बैंड से शादी होती है। अब इसको हम ऐसे समझ लें, हस्बैंड या नॉर्मल उसका हो गया और ये अब कैरियर कर दो, तो इसमें दो तरह के बन जाएंगे, एक जो है H वाला और एक नॉर्मल X वाला। अब ये वाला इससे मिला तो ये जो है नॉर्मल डॉटर हो जाएगी, ये वाला इससे तो ये कैरियर डॉटर होगी, ये नॉर्मल सन और ये हीमोफीलिया सन, हीमोफीलिया सन। तो देखा गया है कि डॉटर में जो 50% डॉटर नॉर्मल हो जाएंगी, 50% डॉटर कैरियर हो जाएंगी, और सन में 50% सन नॉर्मल हो जाएंगे, 50% सन हीमोफीलिया से सफरिंग करेंगे। तो यानी कि यहाँ अब ये कैरेक्टर मदर से फिर उसके सन में आ गया। तो इस तरह से जिग जैग इसकी भी इनहेरिटेंस होता है। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे सिकल सेल एनीमिया के बारे में। ये जो सिकल सेल एनीमिया है ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव जीन के कारण होता है। ऑटोसोमल रिसेसिव जीन के कारण होता है, ऑटोसोमल रिसेसिव जीन के कारण होता है। इसके लिए जो जीन जिम्मेदार होते हैं उनके दो फॉर्म होते हैं। एक होता है HBA और दूसरा होता है HBS। कोई पेशेंट या पर्सन तभी सफ़र करेगा जब ये होमोजाइगस कंडीशन में होंगे, ये रिसेसिव जीन होमोजाइगस कंडीशन में होंगे, तब ये जो है ये उसको डिजीज होगा सिकल सेल एनीमिया।
और अगर इस कंडीशन में रहेगा, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल, क्योंकि यहाँ मेल फीमेल में कोई अंतर नहीं होगा क्योंकि ये ऑटोसोमल रिसेसिव जीन है। अगर ये इस तरह से कंडीशन होगी तो ये कैरियर होगा, ये कैरियर का काम करेगा और ये अफेक्टेड होगा। तो होता क्या है कि इस जीन के जब नॉर्मल ये होमोजाइगस कंडीशन में हीमोफीलिया का रिसेसिव जीन आता है तो जो हीमोग्लोबिन के जो बीटा चैन होता है, बीटा नहीं अल्फा, ये हीमोग्लोबिन का ये हीमोग्लोबिन का जो बीटा चैन होता है उसमें ग्लूटामिक एसिड की जगह ग्लूटामिक एसिड, ये एमिनो एसिड है, ये छठे स्थान पर, सिक्स पोजीशन पर पाया जाता है। इसके जगह पर वायलिन स्थान ले लेता है, वायलिन एमिनो एसिड स्थान ले लेता है, जिससे जो नॉर्मल इरिथ्रोसाइट्स है वो गोलाकार होता है, स्फेरिकल होता है, लेकिन जब ऑक्सीजन का स्कार्सिटी हो जाती है, कमी हो जाती है, तो ये जो इरेथ्रोसाइट्स हैं वो गोल ना होकर के ये सिक्कल सेल हो जाते हैं, हंसिया के आकार के हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं। पहले नॉर्मल कंडीशन में ये गोल होते हैं, लेकिन ये सिक्कल सेल हो जाते हैं और इस प्रकार एक दूसरे से उलझ जाते हैं और पेशेंट की वेसल्स में, कैपिलरीज में ये जगह जगह फंस जाते हैं और फंस जाने से ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है और पेशेंट की डेथ हो जाती है। यानी कि ये जब, वैसे तो कैरियर भी नॉर्मल कंडीशन में वर्क करते रहेंगे, लेकिन जब कभी जो है ऑक्सीजन की स्कार्सिटी होगी, कमी होगी, तो उस कंडीशन में इरेथ्रोसाइट्स जो होंगे वो हंसिया के आकार का सिक्कल सेल हो जाएंगे और वो ब्लड कैपिलरीज में जगह जगह जो है फंस जाएंगे, उलझ जाएंगे, ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगा और पेशेंट की डेथ हो जाएगी। नेक्स्ट है फेनाइल कीटोन्यूरिया। यह फिनाइल कीटोन्यूरिया एक प्रकार का डिजीज है जो ऑटोसोमल रिसेसिव जीन के कारण होता है। यह भी ऑटोसोमल रिसेसिव जीन के कारण होता है। इसमें जो नॉर्मल एंजाइम होता है फेनाइल एलेनीन हाइड्रोलेज, यह एंजाइम का निर्माण नहीं हो पाता है म्यूटेशन हो जाने से, उस रिसेसिव जीन के प्रभाव से। और इस एंजाइम के प्रभाव से ये जो फिनाइल एलेनीन है, फिनाइल एलेनीन, ये टायरोसिन में, इस एंजाइम के प्रेजेंस में टायरोसिन में लीवर के अंदर बदल जाता है। लेकिन जब इस एंजाइम की कमी वो नहीं बनता है रिसेसिव जीन के प्रभाव से, तो यह फेनाइल एलेनीन एकत्रित होने लगता है शरीर में और यह दूसरे डेरिवेटिव्स में, यानी फेनाइल पायरुविक
और दूसरे डेरिवेटिव फिनाइल पायरुविक और दूसरे डेरिवेटिव में बदल जाते हैं, जिसके प्रभाव से ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है और इस डिसऑर्डर को डिजीज को मेंटल रिटार्डेशन कहते हैं, मेंटल रिटार्डेशन। तो ये फिनाइल कीटोन्यूरिया के बारे में है। अब जो हम थैलेसेमिया, थैलेसेमिया ये मेंडेलियन डिसऑर्डर का जो लास्ट जो डिस्कशन है, थैलेसेमिया यह भी एक प्रकार का एनीमिया भी है और क्रोमोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, रिसेसिव ऑटोसोमल रिसेसिव जीन के कारण ही ये होता है। और ये एनीमिया रोग दो तरह का होता है, एक को कहते हैं अल्फा थैलेसेमिया और दूसरे को कहते हैं बीटा थैलेसेमिया। अल्फा थैलेसेमिया ये हीमोग्लोबिन के अल्फा चेन को डिफेक्टिव करता है और यह जो 16 नंबर के क्रोमोसोम पर जो जीन होते हैं HBA1 HBA2, तो ये जो है ये 2 पेयर्स होंगे यानी 4 होंगे। तो या तो एक में या चारों में डिफेक्टिव आ जाने से ये अल्फा थैलेसेमिया यानी कि हीमोग्लोबिन के अल्फा चेन में डिफेक्ट आ जाता है। दूसरा है तुम्हारा बीटा थैलेसेमिया, यह इसमें हीमोग्लोबिन का ग्लोबुलिन चेन का जो बीटा चेन है वो डिफेक्टिव होता है और यह जो 11वें नंबर का क्रोमोसोम होता है उसमें HBB ये दो एक ही जीन के दो रूप हैं HBB, तो या तो दोनों में या तो एक में डिफेक्ट आने से ये डिजीज होता है। तो ये थैलेसेमिया के बारे में हमने बताया। अब हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के बारे में अध्ययन करेंगे। जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स है ये क्रोमोसोम नंबर के इंक्रीज कर जाने से या डिक्रीज कर जाने से, एक नंबर बढ़ जाने से, एक नंबर घट जाने से या 2 नंबर बढ़ जाने से, 2 नंबर घट जाने से ये सिंड्रोम होता है। और ये ऐसा इसलिए होता है कि जिस समय जो स्पर्म और ओवम बनते हैं तो उसमें जो है 23 क्रोमोसोम स्पर्म में जाते हैं, 23 जो है ओवम में जाते हैं, इस तरह से बराबर बराबर। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब स्पर्म और ओवम बनते हैं तो 21 में चला जाता है 21 और दूसरे में चला जाता है 20 एक में 22 हो जाएगा और दूसरे में 24 हो जाएगा। उसी तरह से ओवम में होगा कि एक तरफ ओवम में जो है 22 हो जाएगा, एक कम हो जाएगा और दूसरे ओवम में 24 हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से एक बढ़ना ट्राइसोमी और एक घटना मोनोसोमी हो जाता है। जैसे 2n+1 एक की संख्या बढ़ी तो ये ट्राइसोमी हो जाएगा और अगर एक संख्या की घटी 2n-1 हो जाएगा तो ये मोनोसोमी हो जाएगा। अब हम देखते हैं ये डाउन सिंड्रोम ट्राइसोमी का एग्जाम्पल है। यह 21 क्रोमोसोम के ट्राइसोमी के कारण होता है, यानी कि जो 21 नंबर का जो होमोलॉगस क्रोमोसोम है वो एक वाले स्पर्म या ओवम में नहीं जाता है, दूसरे वाले में जोड़े का चला जाता है, तो दूसरे वाले की संख्या जो 24 हो जाएगी और जिसमें नहीं गया उसकी संख्या जो है 22 हो जाएगी, एक कम हो जाएगा, इसका एक बढ़ जाएगा।
तो ये 21 क्रोमोसोम के ट्राइसोमी के कारण होता है। और अब इससे जो अफेक्टेड इंडिविजुअल होते हैं तो उनका शॉर्ट स्टेचर होता है, यानी कि छोटे कद के होते हैं, और उनका हेड जो है वो राउंड गोल होता है, मुंह पार्शियली ओपन होता है, हल्का खुला रहता है, और उनके टंग पर यानी जीभ पर फर्रो पाया जाता है, गहरी दरारें पाई जाती हैं। उनके पाम जो है चौड़े होते हैं, पाम पर क्रेस पाया जाता है, ये गहरी गहरी दरारें पाई जाती हैं। इनका मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है। डाउन सिंड्रोम को हम मंगोलिज्म भी कहते हैं। इनका चेहरा मंगोलों के समान दिखाई देता है। अब अगला हम लोग डिस्कस करेंगे ये जो क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम है ये ट्राइसोमी के कारण होता है, यानी 2n+1, यानी इसमें जो है एक एक्स क्रोमोसोम में वृद्धि हो जाती है, यानी एक्स क्रोमोसोम में नॉन डिस्ट्रक्शन हो जाता है, यानी एक ओवम बिना एक्स का चला जाएगा और दूसरा ओवम में दोनों एक्स चले जाते हैं। तो ये नॉन डिस्ट्रक्शन के कारण होता है। अब इसमें होता क्या है कि इनकी जो संरचना हो जाएगी 44 तो ऑटोसोम होते हैं और प्लस जो है XXY इनका जीनोटाइप हो जाएगा क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम का। ये होते तो ये पुरुष होते हैं, मैस्कुलाइन होते हैं, लेकिन इनमें जो है फेमिनिन कैरेक्टर डेवलप कर जाता है, यानी इनमें जो है ब्रेस्ट का विकास हो जाता है, जिसे गायनेको मैस्टिया कहते हैं। यानी इनमें ब्रेस्ट यानी स्तन का मेमोरी ग्लैंड का विकास हो जाता है। इनमें जो है ये स्टेराइल होते हैं, यानी नपुंसक होते हैं, और इनके चेहरे पर और शरीर पर बाल नहीं पाया जाता है, लंबे होते हैं। आवाज़ इनकी फेमिनिन होती है, माने स्त्रियों जैसी आवाज़ होती है। जैसे आप लोगों ने थर्ड जेंडर के बारे में सुना होगा कि एक थर्ड जेंडर मेल टाइप का होता है और एक थर्ड जेंडर फीमेल टाइप का होता है। तो जो मेल टाइप का थर्ड जेंडर है उसको क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम कहते हैं, और जो फीमेल टाइप का थर्ड जेंडर है उसको टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। तो हमने बताया कि जैसे जब ओवम बना या स्पर्म बना तो जो है नॉन डिसजंक्शन ऑफ सेक्स क्रोमोसोम हो जाता है। तो ओवम में जैसे सपोज कर लो कि यहाँ जो है स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया हुई मेल में, तो ये और ये फीमेल है। तो ये इसको हम जो स्पर्मेटोजेनेसिस हो रही है स्पर्मेटोजेनेसिस, ये oogenesis, तो इसमें 22A + X Y, ये तो ठीक है, ये नॉर्मल है। लेकिन इसमें क्या होता है, नॉन डिसजंक्शन तो यहाँ +XX हो गया, और एक तो फीमेल में ये नॉन डिसजंक्शन हम दिखा रहे हैं। तो एक जो ओवम बन रहा है यूजेनेसिस की क्रिया से, तो इसमें दोनों सेक्स क्रोमोसोम चले गए, और एक जो बना कोई सेक्स क्रोमोसोम नहीं है। तो अगर ये वाला स्पर्म इस ओवम से मिलता है तो 44
ए प्लस एक्स एक्स हो जाएगा। तो इसको कहते हैं सुपर फीमेल। और अगर ये वाला इससे मिला तो 44 ए प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा टर्नर सिंड्रोम। और ये वाला अगर जो इससे मिलेगा तो ये हो जाएगा क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम। और ये वाला अगर जो इससे मिलेगा प्लस वाई, ये जिंदा नहीं बचता है, कीप नॉट एलाइव, कीप नॉट एलाइव। तब आप लोगों के समझ में आ गया होगा ये सुपर फीमेल, तो ये आप लोगों के कोर्स में नहीं है। और ये कीप नॉट एलाइव ये बचता नहीं है, मर जाता है। तो ये दो आपके कोर्स में है, क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम। इसमें एक एक्स क्रोमोसोम की जो है इंक्रीजिंग हो जा रही है और इसमें एक एक्स क्रोमोसोम की कमी हो जा रही है। तो ये मोनोसोमी है, सेक्स क्रोमोसोम के मोनोसोमी के कारण होता है, ये ट्राइसोमी के कारण होता है। अब जो टर्नर सिंड्रोम है, मैंने क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम के बारे में बता दिया कि ये होते तो जो है मैस्कुलाइन होते हैं, यानी कि मेल टाइप के होते हैं, लेकिन इनमें जो है ये स्टेराइल होते हैं, नपुंसक होते हैं, इनमें स्तनों का विकास हो जाता है जिसे गाइनेकोमेस्टिया कहते हैं। इनके चेहरे पर बाल नहीं होता है, बहुत कम होता है, लंबे होते हैं। अब जो टर्नर सिंड्रोम, इनको जो है हम फीमेल थर्ड जेंडर कहते हैं। ये तो मेल थर्ड जेंडर हो गया क्लीनेफेल्टर, और ये टर्नर सिंड्रोम जो है वो फीमेल थर्ड जेंडर हैं। इनमें जो है जो ब्रेस्ट होता है वो सील्ड शेप्ड होता है, ढाल के समान होता है, यानी उभार उसमें नहीं होता है। और इनके गर्दन इनका लहरदार वेविंग होता है। ये छोटे कद के होते हैं, मीडियम साइज के। और इनका जो यूट्रस होता है वो भी जो है कम विकसित होता है, छोटा होता है। और ओवरी जो है रूडिमेंट्री होती है। तो ये भी स्टेराइल ही होते हैं। तो इस प्रकार से हमने जो है आप लोगों को जो है वो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन फुल चैप्टर डिस्कस कर दिया। ये पार्ट 4 था। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि अगले चैप्टर के वीडियो आप लोगों तक पहुंच चुके। धन्यवाद।